अच्छा जी, अब ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जो कि पिछले लेक्चर से कनेक्टेड हैं। तो इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है कंपाउंड एक्स कंटेनिंग 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन। कोई चीज़ है, कंपाउंड है जिसमें दो चीज़ें हैं, 50% सल्फर है और 50% ऑक्सीजन है। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का क्या एम्पेरिकल फार्मूला होगा? तो इसके लिए ज़रा आपने सोचना है और उसके बाद फिर आपने इसको मुझे बताना है। 1 मिनट के लिए आप सोच के फिर आप टाइप कर लें चैट बॉक्स के अंदर इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद या आप अभी लिख लें अपने पास जो रजिस्टर है उस पर लिख के फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, सर जी इसके लिए ये आंसर है। उसके बाद है हीलियम इज डैश एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई है, ट्राई है, क्या इसका आता है? उसके बाद तीसरे नंबर पर है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 आर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 मोल हैं, उसकी कंप्लीट कंबस्टन करनी है। अब उसके कंबस्टन के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं वो आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने फिर बैलेंस कर लेना है, 2 मोल इधर है तो उसके कितने मोल्स बनेंगे, तो इससे आपने बैलेंस इक्वेशन करके फिर आपने ऑक्सीजन के मोल्स को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और ये है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 AMU है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस? अब क्लोरीन गैस के 2 मोल्स हैं, उसका मास कितना होगा? तो यू कैन कैलकुलेट। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला? इंपेरिकल फार्मूला उसका क्या होगा? तो क्या करेंगे आप, एक फार्मूला में डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, जितनी परसेंटेज, फॉर एग्जांपल कार्बन की परसेंटेज कितनी है 14.92%, तो आपने 40.92 जो कार्बन का एटॉमिक मास है उस पर डिवाइड कर दें, परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज को भी एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें। यानी इन तीनों जो परसेंटेज हैं उनको उनके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे तो जो चीज आती है, रेशो आती है, उस रेशो में जो सबसे कम रेशो है, जो आंसर आता है सबसे कम, तो सारों को उस एक आंसर से डिवाइड कर देंगे। तो जो इसका इंपेरिकल फार्मूला बनेगा वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है या फिर यूट्यूबर्स जो हैं वो इस कमेंट में लिख लेंगे। उसके बाद द ओनली एलिमेंट हुज आइसोटोप्स हैव नेम, वो कौन सा आइसोटोप है? एक वाहिद आइसोटोप है, बाकी जितने भी आइसोटोप्स हैं जिस किसी का नाम नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है एक जिसके आइसोटोप्स के बाकायदा नाम है। वो आपके जहन में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर बाद में मैं बता दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फर्टिलाइजर हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? Which of the following solid fertilizer have maximum percentage of nitrogen? अब उसमें कौन कौन सी हैं? अमोनिया है NH3, उसके बाद यूरिया है और अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये 3 है, बाकी भी आ सकती हैं, लेकिन इन तीनों में से आपने ये देखना है किसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस सॉलिड फर्टिलाइजर के अंदर ज्यादा है। और लास्ट में कार्बन हैज मोलर मास ऑफ 12.01 ग्राम। कार्बन का मोलर मास कितना है? 12.01 ग्राम। एंड ऑक्सीजन सॉरी एंड एवरेज एटॉमिक मास इज, उसका मोलर मास इतना है तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो वो भी आपने बताना है। तो ये 8 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9, डाल्टन इज टर्म यूज्ड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। डाल्टन एक ऐसी टर्म है जो एटॉमिक मास यूनिट के लिए यूज करते हैं। यूज्ड इन, इस शोबे में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं,
केमिस्ट्री में यूज करते हैं, बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक में करते हैं, जिसमें करते हैं तो वो यहाँ पे आपने बताना है। और डिटरमिनिंग द मास ऑफ लार्ज कंपाउंड के मास बताने के लिए हम डाल्टन की टर्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। यानी दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन इधर आंसर में क्या आएगा तो क्या हमने करना है, ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is about 1 over 1836 that of proton। यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का कितना है 1 over 1836 टाइम। उसके बाद आगे क्या होगा, नेक्स्ट जो है आपने जो बताना है एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा, यानी इधर तो 1836 टाइम है तो न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा, ये इंफॉर्मेशन है। तो ये आपने ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 1836 है तो यहाँ पे जो होगा 1839, तो ये MCQ में याद रखना 1839 टाइम है, 1 over 1839 टाइम। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनमें से किसके अंदर 32 ग्राम O2, 32 ग्राम O2 है, इसके मोल्स निकालेंगे। फिर 8.00 ग्राम H2, 8 ग्राम H2 है, इसके मोल्स निकालेंगे। फिर आपने 56 ग्राम N2, 56 ग्राम N2 जरा देखेंगे उसमें कितना बन रहे हैं। उसके बाद फिर 44.0 ग्राम CO2, यानी इनके अंदर आपने मोल्स चेक करने हैं। जब मोल्स चेक करेंगे तो उनको एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे, तो जिसके जितने ज्यादा मोल उसके उतने ज्यादा एवोगैड्रो नंबर, तो ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल होंगे, यानी इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी, एक मोल में कितने होते हैं ग्राम ऑक्सीजन के, तो 16 ग्राम अगर होगा तो उसमें कितने मोल इसके बनेंगे, तो ये आपने कैलकुलेट करके बता देना, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ 2Na हीलियम एटम वेट, 2Na यानी 2 एवोगैड्रो हीलियम एटम्स हैं, उसका वेट आपने करना है, उससे मोल निकालेंगे, मोल से फिर आपने ग्राम के अंदर मैस बताना है। उसके बाद वेसल कंटेनिंग 2 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक वेसल है उसमें 3 चीजें मौजूद हैं O2, H2 एंड N2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेस्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें से सबसे कम मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, ये आपने बताना है किसके अंदर सबसे कम मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे पता चलेगा, आपने जस्ट मोल्स निकालेंगे तो जिसके जितने कम मोल होंगे उतने उसके लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज, अब कार्बन के एटम का मास वो फार्मूले मैंने बताए हैं, एटॉमिक मास ओवर एवोगैड्रो नंबर, ये भी ठीक है, 12 AMU ये भी ठीक है, इसी तरह 12 into 1.661 10⁻24 ग्राम ये भी ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आर, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम कितने होते हैं, 1 मोल में ग्लूकोज का 1 मोल हो तो कार्बन 6 होते हैं, और अगर 1 मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपने मुझे बताना है सर इसका क्या आंसर है, ये आंसर आया था। उसके बाद 11.207 DM क्यूब ऑफ मीथेन, मीथेन है उसका ये वॉल्यूम दिया गया है। एट STP हैज डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब इसमें कितने मोल्स होंगे, सॉरी डैश मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने मोल हाइड्रोजन एटम बनेंगे, तो ये आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है। यानी यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल्स के अंदर, तो ये मोलर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट यूज होगा। 1 मोल के अंदर 22.414 DM क्यूब जो वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे कितना है, हाफ वॉल्यूम है, 0.5 मोल यानी बन गया मीथेन। एक मीथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है, तो 0.5 के अंदर कितने होंगे, कितने मोल्स होंगे, तो वो यहाँ पे आपने मुझे बताना है। उसके बाद 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, अब ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब इसका आपने क्या करना है, रिएक्शन करना है, बनानी क्या है, टू फॉर्म वाटर, पानी बनेगा उससे, तो कितना उसके अंदर वाटर, कितने ग्राम वाटर होगा, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन, एक वाटर का मॉलिक्यूल में कितने ग्राम होता है ऑक्सीजन, 16, और 8 में होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन आ गया, यानी ये उसका हाफ बन जाएगा।
एक वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, यानी 8 दो हाइड्रोजन के और 16 जो है वो ऑक्सीजन के, तो इसके तो 8 ग्राम है, तो हाफ मोल बनेगा। तो हाफ मोल के लिहाज से इसका क्या चीज यूज होगी, इसका सिर्फ 1 ग्राम यूज होगा, बाकी ये वाली चीज क्या है। तो इसमें अगर ये भी पूछ ले इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस के अंदर कौन सा है, ऑक्सीजन तो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, इसके 7 पार्टिकल्स अभी बच जाएंगे हाइड्रोजन के, ये भी आप बता सकते हैं। मजीद जो है वो आपने इसको लिख के फिर मुझे चेक करवाने हैं रीजन भी। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इन 1 मोल, इधर इज लिखा हुआ है, इन 1 मोल ऑफ H2, H2 का 1 मोल है, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे। ये बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, एक हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, तो 1 मोल में कितने प्रोटॉन होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपने बता देने हैं, उसके प्रोटॉन बता देने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6 मिलीग्राम ऑफ डायमंड, 6 मिलीग्राम डायमंड है, उसमें कार्बन कितना होगा, तो ये आपने मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लेना है ग्राम के अंदर, तो मिलीग्राम को ग्राम के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास एक जो स्लाइड थी वो ये वाली थी, जो आपके 20 सवाल हैं, और उसके बाद आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कल के जो हमारा होगा लेक्चर होगा उसके वाले से भी मैं करता चलूँ, फिर कल इंशाल्लाह हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो आज का वैसे लेक्चर था वो हमारे पास MD कैट स्टेट ऑफ, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो था, यानी उसमें चैप्टर नंबर 9 भी हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी सॉरी परसेंटेज। और उसके बाद नंबर 2 पे हमने जो चैप्टर नंबर 1 था वो भी कर लिया है, जो रिक्वायरमेंट थी। अब है स्टेट ऑफ मैटर, तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर तो हमने छोड़ दिया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यहाँ पे हमने इसका पहले स्टेट ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट हमने पढ़नी थी, तो उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा कि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होती, नंबर 2 पे सेपरेशन बहुत ज्यादा होती है, 3 पे हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई खास शेप वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा ये बात फिर याद रखना, इसमें मोशन जो होती है ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, यानी तीनों तरह की इसके अंदर रोटेशन जो है वो वाइब्रेशन मोशन जो है वो पॉसिबल है। यानी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं तो ट्रांसलेशनल, वो रोटेट भी कर सकते हैं तो रोटेशनल, वो टू एंड फ्रो मोशन भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी। इनके मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड में के केस के लिक्विड में डिफ्यूजन बहुत कम होती है, रीजन हम बाद में देखेंगे जब उसमें भी आएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे लिक्विड के केस के अंदर, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद रैंडम मोशन, ये मूव करते हैं रैंडमली, और जॉल थॉमसन इफेक्ट शो करते हैं, यानी जॉल थॉमसन इफेक्ट भी इसके अंदर, वैसे हमारा सिलेबस के अंदर था नहीं ये चीज, फिर भी गैसेस की प्रॉपर्टी है, ये शो करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन और प्रेजेंट, इसके अंदर कोलिजन होती है, मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं, और इलास्टिक कोलिजन भी हो सकती हैं, इफेक्टिव कोलिजन भी हो सकती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल एयर, मीथेन, नाइट्रोजन भी है, और NH3 है, O2 है, बाकी भी इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब ये वाला जो एक है इसको आपने सही तरह से नोट डाउन कर लेना है, इसका सॉरी वो नीचे जो है वो, हाँ बल्कि आ गया पूरा, यूनिट्स हैं, यूनिट्स ये सारे याद रख लेना। ये पेट इंफॉर्मेशन है, 1 ATM 760 टॉर, 760 टॉर होगा तो 760 mmHg, 76 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो 0.76 मीटर। उसके बाद ये तो एक लिहाज से सारे आ गए। उसके बाद 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर 101,325 पास्कल, फिर 101.325 किलो पास्कल, यहाँ पे आखिर में उधर मिटा हुआ है किलो पास्कल है तो इसको लिख लेना। उसके बाद 14.7 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। उसके बाद 1.01325 बार और 113.25 मिली बार। अब जो टर्म्स यूज होती हैं, मेट्रोलॉजी वाले यूज करते हैं बार को, इसी तरह इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज होती है PSI। सिस्टम इंटरनेशनल इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 टॉर 1 mmHg के बराबर, 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो 1 पास्कल के बराबर होगा। इसी तरह इसको जरा देखें,
ये 1 मीटर है तो 1000 डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर है क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर तो 1 जाउल। इसी तरह 1 कैलोरी है तो 4.18 जाउल। इसी तरह 1 जाउल है तो 10 की पावर 7 अर्ट्ज। और उसके बाद बॉयल्स लॉ है। अब हम बॉयल्स लॉ को जरा देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट। पहले नंबर पर क्या है कि वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन के अंदर है किस किस के, वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है प्रेशर के। कब? जब नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, यानी नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या हों, कांस्टेंट होंगे, तो ये जो है ये इनका जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन है। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, या प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ग्राफ जरा याद रखना, ये सिर्फ ग्राफ ही मैंने बनाए हैं, बाकी चीजें आप बुक से रीड कर लेना। अब इसके अंदर अगर वॉल्यूम को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, प्रेशर को रखें एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास एक कर्व आती है, उस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। अब ये कर्व जरा देखें, यहाँ पे 0 सेल्सियस है, यहाँ पे 25 सेल्सियस है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर टेम्परेचर हमने 0 से 25 सेल्सियस किया तो देखें ये वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर चली गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम बढ़ गया। फिर प्रेशर एक्सिस से भी दूर चली गई, यानी मतलब क्या हुआ कि प्रेशर भी इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सेस से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, प्रेशर रखा हमने वाई एक्सेस के ऊपर और वॉल्यूम रख इनवर्स ऑफ वॉल्यूम रखा हमने एक्स एक्सेस के ऊपर। इसमें जरा देखें, यहां से ये T1 है। अब जरा देखें जो T1 जो यहाँ पे आपको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इस स्ट्रेट लाइन के मुताबिक ये अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम देखें जरा कम है। दूसरे नंबर पर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये किस एक्सेस से दूर हो गया, ये दूर हो गया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक्सेस से, यानी उसके बाद इसी तरह प्रेशर एक्सेस के करीब हो गया। तो ये भी ग्राफ के मुतालिक बाज़ दफा दे देता है, तो ग्राफ आपने देख के बताने होते हैं। इस अगर वॉल्यूम और इसके दरमियान ग्राफ होगा तो आइसोथर्म आ जाएगी, और प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान में आएगा तो क्या चीज आएगी, स्ट्रेट लाइंस आएंगी। तो यानी जितना प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, जितना इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज होती जाएगी, और ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये प्रेशर एक्सेस के क्लोज होगी और वॉल्यूम एक्सेस से T2 जो है वो दूर हो जाएगी, यानी T2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा हुआ है T1।